A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome here. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उनके लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे। मेरी जो दूसरी एक और सीरीज़ है साइंस एमसीक्यूज़ वो भी आपको यहीं मिल जाएगी। तो आप इसको रिवीजन के लिए डाउनलोड आप जो है उन सब सारी सीरीज़ को जो है देख सकते हैं। जैसा कि आप इसमें आपको बता रही हूँ कि क्लास 6 जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो जो डील करती है वो है एंशिएंट इंडिया के साथ। तो हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया को पढ़ने से पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, हम लोग जो है क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हैं और स्पेशली पढ़ रहे हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं हम इस चीज़ के बारे में। तो साइंटिफिक तरीका यही कहता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इससे पहले वाले टाइम पे क्या हो रहा था। तो इस वक्त जो है हम लोग बात कर रहे हैं आर्यन इन्वेजन के बारे में। आर्यंस के आगमन हो चुका है, वैदिक एज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैदिक एज से अगर हम पहले की बात करें तो 2 से 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसी तक जो है पेलियोलिथिक पीरियड होता है। 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक मीजोलिथिक पीरियड होता है और 8,000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक जो है वो है नियोलिथिक पीरियड होता है। 3500 बीसी से शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि लास्ट करती है 1500 से 1700 बीसी तक। 1500-1700 बीसी से शुरुआत होती है वैदिक पीरियड की और जो लास्ट करती है 600 बीसी तक। तो वैदिक पीरियड जो है मैंने आपको बताया था ये वो पीरियड है जब जो आर्यन से हमारे देश में आ गए थे। जो वैदिक पीरियड है इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक जो है 1500 से 1000 बीसी तक है और लेटर वैदिक जो है 1000 से लेकर 600 बीसी तक है। उस पीरियड को हम बात कर रहे हैं। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत कब होती है? जब आर्यन हमारे यहाँ पर आ गए थे। आर्यन के आने के अलग अलग सोर्सेज बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये आर्कटिक रीजन से आए थे, कुछ लोग कहते हैं जर्मनी से आए थे, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं सदर्न रशिया से आए थे। हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, एस्ट्रोनॉमी के थ्रू जो उन्होंने कैलकुलेशंस करके बता दिया था कि भाई आर्कटिक रीजन से आ रहे हैं। तो सबके अलग अलग अपने अपने थियोरीज हैं कि ये कहाँ से आते हैं। बट हाँ, एक बात बिल्कुल सर्टन है, जब ये आते हैं तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले सेटल हुए थे, जिसको हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात किया कि ये लोग जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल रहे थे, जो कि एक संस्कृत लैंग्वेज थी। इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है वो एक इंडो यूरोपियन कैटेगरी की लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज है। तो इस फैमिली के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस और आती हैं, इनको आप पढ़ के देख सकते हैं। इंडिया में दूसरी और तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है विच इज़ द्रविडियन लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस की थी। मैंने आपको ये चार्ट दिया था रिविजन के लिए। मैंने आपको बताया था वैदिक पीरियड में 4 तरीके के वेद जो है कंपोज किए गए, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा जो है इसमें सबसे पुराना वेदा है। ऋग्वेदिक पीरियड को जो है अर्ली वैदिक बोला जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में जो है ये 3 वेद और कंपोज किए गए। फिर हमने बात किया था ऋग्वेद जो होता है इसमें जो है 1028 हाइम्स लिखे गए थे। ये जो हाइम्स थे ये गॉड्स के प्रेज में लिखे गए थे। जो अर्ली वेदा जो है, ऋग्वेदा जो है वो ऋषियों ने लिखा था। वो मोस्टली मेन थे लेकिन वुमेन भी थे कुछ कुछ उसमें। और जो वेदा था वो स्टार्टिंग में जो है रिसाइट और सिर्फ सुना जाता था और रिसाइट किया जाता था, उसे लिखा नहीं गया था। उसे लिखा गया था बहुत सेंचुरीज के बाद में। फिर हमने बात किया कि यजुर्वेद के अंदर क्या होता है। तो यजुर्वेद के अंदर होते हैं डिटेल्स ऑफ रूल्स, जो सेक्रीफाइसेस वो परफॉर्म करते थे आर्यंस, उसके जो रूल्स थे डिटेल वो उसमें लिखे गए थे। या राजसूय या वाजपेयी यज्ञ के बारे में लिखा गया था। सामवेद जो था जिसको हम म्यूजिकल वेदा बोलते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स के बारे में बात किया गया है। ऑरिजिन ऑफ मेडिसिन जो है वो भी अथर्ववेद का ही देन है। और जो अथर्ववेद के बारे में बोला जाता है कि ये नॉन आर्यंस ने कंपोज किया है। फिर हमने बात किया था कि जब हम वेद पढ़ रहे हैं, वेदों को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमें 2 चीज़ें मेंशन मिली। एक आर्यंस जो कि वो खुद थे जिन्होंने वेद लिखे हैं। दूसरे जो कैटेगरी के लोग थे उन्होंने उनको बोला दस्यूज। दस्यूज को लेटर ऑन दास दासी बोला जाने लगा। दास दासी का मतलब है स्लेव्स। तो इस तरीके से ये वो वहाँ के नेटिव लोगों की बात कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड था मैंने आपको बताया, अर्ली वैदिक पीरियड था 1500 से लेके 1000 बीसी तक का पीरियड, जिसमें ऋग्वेद का कंपोजिशन किया गया। अर्ली वैदिक जो पीरियड था उसको जिस जगह पे प्रेजेंट था वो था सप्त सिंधु रीजन। इसके बारे में अब हम यहाँ से हम डिटेल में इस चैप्टर के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो ये देखिए इस मैप में जो आपको ये जितना भी शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा क्या है,
ये सारा का सारा ऋग्वेदिक पीरियड वाला जगह है, यहाँ तक पूरा ऋग्वेदिक पीरियड के लोग रहा करते थे। तो दिस इज द रीजन। लेटर ऑन ये जो इंडो गैंजेटिक की गंगा है, तो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के अंदर आ गए। देखिए, मैप के ऊपर देखना, हिस्ट्री की चीज़ों को मैप के ऊपर देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हिस्ट्री की चीज़ों को आप मैप के ऊपर देख लोगे ना, दो चीज़ों का फ़ायदा होगा आपको। एक तो आपको ज्योग्राफी समझ आ रही है, दूसरा आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, तीसरा आपको दोनों का को रिलेशन समझ में आ रहा है, राइट। तो को रिलेशन के साथ पढ़ाई ज़रूर करो आप। दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली इंसिस्ट। यही साइंटिफिक तरीके का एक पार्ट है, ओके। आपको ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली पढ़ना है, हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ना है, ओके। तो लेटर ऑन जो है गंगा में आ गए थे, गंगा वाली वैली के अंदर। वो लेटर वैदिक पीरियड है, तो अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कर रहे थे आर्यंस? आर्यंस जो है सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। सप्त सिंधु के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। ये सारे इस मैप में आपको दिखाई दिए हैं, बता दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जो अर्ली वैदिक पीरियड थे। अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, पहले 1500 से लेकर 1000 BC तक के टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? पहली बात तो ये जितनी बातें हम कर रहे हैं आगे, ये सब की सब हम इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी वेदों में लिख दी गई थी और उन वेदों को हम पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से हम जान पाते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की थी? तो जो बेसिक यूनिट थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट वाज कुला और फैमिली। कुल बोला जाता था फैमिली को, ठीक है। फैमिली जो थी उसको कुल बोला जाता था। और जब बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो ज्वाइन करती थी एक साथ में, तो उसको हम बोलते थे विलेज या फिर ग्राम, ओके। कुल जो है मिलके बनाते थे, कुल बनाते थे ग्राम, और फिर ग्राम का जो हेड होता था वो होता था ग्रामिनी, और बहुत सारे ग्राम मिलके बनाते थे विसु, और जो विसु जो होते थे, बहुत सारे ग्राम मिला के बनते हैं विसु, और विसु को हेड करता था विषयापति, और हाईएस्ट यूनिट जो थी वो था जना और ट्राइब, जो कि बहुत सारे विसु जो है वो मिलके बनाते थे जना या ट्राइब। और उसका जो किंग होता था, जो उसको हेड करता था, उसको बोलते थे राजन या किंग। तो ये एक वो था हायरार्किकल सिस्टम था। स्टार्ट कहाँ से होता था? विसु से स्टार्ट, कुला से स्टार्ट होता था। कुला इज द फैमिली। कुला जो थे वो मिलके बनाते थे, बहुत सारे कुलास जब साथ में मिलते थे तो ग्राम का कॉम्पोजिशन होता था। ग्राम को, हर एक ग्राम को हेड करता था ग्रामिनी, और जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे तो बनता था विसु। विसु को हेड करता था विषयापति। जब बहुत सारे विसु मिल जाते थे तो बनता था जना या ट्राइब। तो जना या ट्राइब को कौन हेड करता था? किंग, राइट। ये इस तरीके से था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन at the level of family, then at the level of village, then at the level of highest political unit, जिसको हमने जना या ट्राइब कहा। तो ये जो है इस तरीके से वहाँ पे था सिस्टम। उस टाइम पे क्या बैटल्स भी लड़ी जा रही थी? यस, हमें ऋग्वेद के अंदर मेंशन मिलता है मेजर बैटल्स के बारे में। तो उस टाइम पे जो था, जो ऋग्वेदिक पीरियड है, उस टाइम पे 4 मेजर ट्राइब्स हुआ करते थे। ट्राइब्स क्या है देखिए, कुला, कुला से ग्राम, ग्राम से विसु, विसु से ट्राइब। तो जो 4 मेजर ट्राइब्स हुआ करते थे, मतलब इतने सारे जो एरियाज हैं उसमें 4 मेजर ट्राइब्स हुआ करते थे। क्या क्या नाम थे उनकी? भारता, मत्स्या, यदूस एंड पुरुष। बहुत इजी नेम है, आपको याद हो जाएंगे। भारता, मत्स्या, यदूस एंड पुरुष, ये 4 जो थे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हुआ करते थे। तो इनके बीच में जो है लड़ाई हो गई थी, ये मेंशन है। भारत जो रूलिंग जो ट्राइब था, रूलिंग क्लैन था, उसको 10 लोगों ने, 10 और चीफ ने मिलकर उसको अपोज किया था। 5 आर्यन थे उसमें से, 5 उसमें से नॉन आर्यंस थे। उन्होंने सपोर्टेड बाय वशिष्ठा करके कोई पर्सन रहे होंगे, उनके साथ में मिलके इसके साथ में भारता ट्राइब के साथ में लड़ाई हो गई उनकी। बट भारता ट्राइब वाज अ वेरी वॉरियर काइंड ऑफ ट्राइब रही होगी, इतने सारे लोग मिल गए तब भी वो उसको हरा नहीं पाए। भारता जो है फिर भी जीत गया, भारता ट्राइब जो है वो फिर भी जीत गया। तो फिर उन्होंने क्या किया भारता ट्राइब ने? उसने बोला कि जो सबसे बड़ा उनका ओपोनेंट था, विच वॉज पुरुष, पुरुष जो उनका सबसे पावरफुल ओपोनेंट था, उसने उसको बोला कि चल तू मेरे साथ मिक्स हो जा, हम जो है मिलकर एक नया ट्राइब बना लेते हैं, जिसका नाम रख दिया उन्होंने कुरु। तो भारता जो मिल गया पुरुष के साथ, लड़ाई होने के बाद, जीतने के बाद, और एक नया ट्राइब का फॉर्मेशन होता है कुरुस का। तो जो भारत का नाम, जो भारतवर्ष रखा गया, वो भारता ट्राइब से ही ओरिजिन होता है उसका। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में कहाँ मेंशन है? ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद से पढ़ के हम बताते हैं कि उस टाइम की 4 मेजर ट्राइब्स थी, उनके बीच में लड़ाई भी होती थी।
भारता ट्राइब जीत गई थी उस टाइम पर भी, उन्होंने पुरुष के साथ मिलके कुरूस बना दिया था एक और नया ट्राइब, और तब भारतवर्ष का नाम इस तरीके से आता है। जो ऋग्वेदिक जो पॉलिटी थी वो कैसी थी, जो वहाँ का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो मोनार्किकल था उस टाइम पे। हमने अभी देखा था, क्या देखा था हमने, कुला, देन ग्रामा, फिर ग्रामा बहुत सारे मिलके क्या बन रहे हैं अभी देखा था ना हमने। देखिए रिविजन बहुत ज़रूरी है। कुला, फिर ग्रामा, फिर वीसु, फिर ट्राइब, ऐसे बन रहा है। तो जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल हेड होता था वो मोनार्की था वहाँ पर, और वो जो सक्सेशन था वो हेरिडिटरी था, मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा था। उसके बाद में जो किंग था, ऐसा हायरार्की मोनार्क ज़रूर था राजा, और हेरिडिटरी सिस्टम ज़रूर था, लेकिन उसके पास पूरी की पूरी एक आर्मी होती थी। आर्मी इन द सेंस उसके पास पूरी की पूरी एक पूरी कॉम्पोजिशन होती थी। उसके पास उसका कैबिनेट होता था, जिसमें उसके पास पुरोहित होता था, सेनानी होता था, कमांडर, सारे लोग उसके पास उसको एडवाइस करने के लिए होते थे। पुरोहित मतलब प्रीस्ट होता था, सेनानी मतलब कमांडर होता था उसके आर्मी का। ये सारे उसको एडवाइस करने के लिए हमेशा रहते थे, तो उसका पूरा कैबिनेट रहता था उसको एडवाइस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मोनार्क होने के साथ साथ वो डिक्टेटर नहीं हो पाता था, उसके पास जो है उनके पूरे एडवाइज़र्स रहते थे। तो देयर वर टू पॉपुलर बॉडीज़ होती थी, सभा एंड समिति। तो सभा और समिति में क्या डिफरेंस था? सभा जो है हमारी राज्यसभा की तरह सभा होती थी, मतलब इसके अंदर एल्डरली लोग रहते थे, और जो समिति होती थी उसके अंदर हाउस ऑफ पीपल, मतलब सारे लोग जो थे समिति का पार्ट होते थे। तो समिति और सभा में क्या डिफरेंस है? समिति के अंदर सारे के सारे लोग रहेंगे, एंटायर पीपल, और सभा जो होती थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी। तो सभा काउंसिल ऑफ एल्डर एंड समिति इज द ग्रुप ऑफ जनरल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल। तो ये जो थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था। कोई रेगुलर आर्मी वो लोग नहीं रखा करते थे, बट देर वर असेंबलीज जिसमें कि वॉर या मतलब पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में चर्चा हुआ करती थी। उनके पास लीडर्स को चूज़ भी किया जाता था, जो स्किलफुल वॉरियर्स होते थे उस टाइम पे किसी भी ट्राइब में या कहीं पे भी, तो उसको स्किलफुल वॉरियर जो होते थे उनको चूज़ किया जाता था एज अ लीडर भी। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिटिकल लाइफ वहाँ पे थी। तो कुला से ग्रामा, ग्रामा से विसु, विसु से जना या ट्राइब। तो जो किंग होता था उसके पास पुरोहित और सेनानी भी होते थे। सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ जो थी उस टाइम पे पैट्रियार्कल थी, मतलब मेल डोमिनेटेड थी सोसाइटी, पैट्रियार्कल थी सोसाइटी। बेसिक यूनिट जो थी सोसाइटी की फैमिली थी, या जिसको हम गृहम कह रहे हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली जो था उसको गृहपति कहा जाता था। मोनोगेमी जो है जनरली प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीगेमी भी प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन सिर्फ रॉयल फैमिलीज में प्रैक्टिस की जाती थी। जो सन है उसको फेवर किया जाता था, बेटे को बेटी के ऊपर फेवर किया जाता था। ऐसा क्यों रहा होगा? कि ताकि वो उनको शायद लड़ाई वड़ाई करने में या पार्शल्स को संभालने में हेल्प करता होगा। विमेन की कंडीशन कैसी थी? विमेन जो थी उस टाइम की, वो जो थी वो हाउस होल्ड को टेक केयर किया करती थी, लेकिन वो बाकी की सारी मेजर सेरेमनीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी जो जितनी मेन को अवेलेबल है, और उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो अवेलेबल थी। अगर कोई पढ़ना चाहती है लेडी या स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहती है तो वो शी वॉज फ्री फॉर दैट। जो विमेन थी, विमेन पोइट्स के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सारे के सारे जो चारों थी, ये चारों के चारों विमेन पोइट्स के नाम है। तो उस टाइम पे सोचिए विमेन पोइट भी हुआ करती थी, मतलब कि पोइटिक कॉम्पोजिशन भी किया करती थी। जो वुमेन थी वो पॉपुलर असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी। कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था, कोई सती प्रथा नहीं था। तो उस टाइम पे कैसी थी सोसाइटी? पैट्रियार्कल थी, बट जो वुमेन थे उसको जो इक्वल राइट्स मिले हुए थे जितने जो मेन को मिले हुए। अगर बैटल्स की बात करें, लड़ाइयाँ होती थी, बिल्कुल होती थी लड़ाइयाँ। किस चीज़ के लिए होती थी लड़ाइयाँ? लड़ाइयाँ हो रही हैं पानी के लिए। लड़ाइयाँ किसके लिए हो रही हैं? या तो पानी के लिए हो रही है, या तो कैप्चर पीपल, या फिर पास्चर्स के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही थी। सम ऑफ द जो भी लड़ाई होती थी तो उसमें जो वेल्थ आती थी उसमें से कुछ खुद रख ली जाती थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। कुछ जो वेल्थ थी उसमें यज्ञ वज्ञ कर लिए जाते थे, बलि चढ़ाने के लिए सैक्रिफाइसेस कर लिए जाते थे। गॉड गॉडेसेस को खुश करने के लिए जो सैक्रिफाइस किए जाते थे, दूध का, दही का, घी का, फूल फ्लावर्स का, एनिमल्स का सैक्रिफाइस किया जाता था। ऋग्वेद में हमें एग्जाम्पल मिले हैं कि जो प्रेयर्स हैं वो लिखी गई हैं कैटल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सन स्पेशली, एंड हॉर्सेस के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके लिए कैटल्स,
और हॉर्सेस और चिल्ड्रन स्पेशली सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते थे, तभी उनके लिए प्रेयर्स लिखी गई हैं। हॉर्स जो थे वो चैरियट में बांध दिए जाते थे और बैटल्स में उनको यूज़ किया जाता, रथों में बांध के उनको यूज़ किया जाता था। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें ऋग्वेद को पढ़ के पता चल रही है। मोस्टली जो वॉर्स थी वो किसके लिए हो रही है? कैटल के लिए, गायों के लिए। गायें जो थी वो सिंबल ऑफ वेल्थ थी, गायों को सैक्रेड माना जाता था, इसलिए गाय खाना जो है प्रोहिबिटेड था। ठीक है, द टर्म ऑफ वॉर इन द ऋग्वेदा इज गविष्टि। अगर किसी लड़ाई की बात कर रहे हैं तो उसको हमने गविष्टि नाम से उसको बोला गया। गविष्टि का मतलब होता है सर्च ऑफ काउ। तो काउज जो थी उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उसके लिए लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। तो गविष्टि का मतलब है सर्च ऑफ काउ, गाओ का मतलब है काउ, गोपति का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ काउ, गोधुली का मतलब है मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब जब गायें जो आती हैं तो धूल उड़ा देती है शाम का वक्त। धोत्री का मतलब होता है डॉटर, जो कि काउ को मिल्क करने का काम कर रही है। गोमत का मतलब होता है वेल्दी मैन, जिसके पास बहुत सारे कैटल्स है। तो ये सारी की सारी डिक्शनरी जो है ये हम एनसीईआरटी से बनी हुई है। मतलब ये ऋग्वेद में ये चीज़ें मेंशन थी। तो बैटल्स होती थी, बैटल्स का होने का कारण होता था गाय के लिए हो रही है बैटल, ज़मीन के लिए हो रही है बैटल, ज़मीन के लिए इसलिए क्योंकि पास्चर्स होते थे वो, तो इस तरीके से लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। अगर लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की बात करें तो लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो गारमेंट जो है अपर और लोअर गारमेंट पहना करते थे, बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों के दोनों जो है अपर और लोअर गारमेंट पहनते थे। वो वूल का भी बना हो सकता है, कॉटन का भी। ऑर्नामेंट्स बिल्कुल पहनते थे। खाना कैसा खाते थे? मिल्क के प्रोडक्ट, कर्ड, ये सब खाते थे, वेजिटेबल, फ्रूट्स। गाय को खाना, गाय का मांस खाना प्रोहिबिटेड था। हॉबी जो होती थी उसमें क्या क्या आता था? चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक, ये सब उसके उस टाइम की हॉबीज़ हैं। सोशल डिवीजन वॉज नॉट रिजिड ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। तो सोशल डिवीजन भी नहीं थी, रिजिड नहीं थी लेकिन ऐसे रिजिड नहीं थी। फिर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हमें मिलता है वो है बरियल्स। ये जो पीरियड था, वैदिक जो पीरियड था, जिसको हम आयरन एज भी कह रहे हैं, इसमें जो है हमें मेगालिथ बरियल्स मिलते हैं। मेगालिथ मतलब बहुत बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं बरियल साइट्स पे हमको मिलते हैं। तो मेगालिथ होते हैं स्टोन बोल्डर्स फाउंड इन साइट्स, दे हैव बीन यूज्ड एट बरियल साइट। तो बरियल साइट्स के या तो नीचे मिले हैं हमको, या तो ऊपर रखे हुए मिले हैं, या तो एक पत्थर मिला या ग्रुप ऑफ पत्थर हमको बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए मिले हैं। तो आप ये सोचिए कि ये बड़े बड़े स्टोन्स क्यों रखे गए थे? ये बड़े बड़े स्टोन्स रखने का मतलब आप समझिए, हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, तो मतलब वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स थे जिसको कि वो दिखाना चाहते थे। बाकी सब कोई भी देखे, बड़े बड़े अगर पत्थर रखे हुए तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक बरियल साइट है। बरियल साइट जो थी सैक्रेड इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी। तो बरियल साइट को स्पेशली डिमार्केट करने के लिए बड़े बड़े मेगालिथ्स को रखा जाता था। तो मेगालिथ इज द टिपिकल कैरेक्टर जो कि हमको वैदिक पीरियड में मिलता है। तो सम मेगालिथ कैन बी ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ ऑन द अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे फाउंड हमें सर्कल में भी स्टोन्स मिले हैं। जहाँ पे भी आपको स्टोन्स के एग्जाम्पल वहाँ मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे बरियल साइट है। उसी को डिमार्केट करने के लिए बनाए गए थे। जो बरियल साइट्स हैं उसके अंदर हमें आयरन के इक्विपमेंट्स मिले हैं, हमें हॉर्स इक्विपमेंट्स मिले हैं, एक्स मिला है, डैगर मिला है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बरियल साइट्स में मिली हैं। तो ये जो बरियल्स हैं दे आर कॉमन फीचर थे। हमें वैदिक पीरियड के अंदर बरियल साइट्स मिलती हैं जो कि मेगालिथिक बरियल साइट्स हैं। जनरली डेड वर बरिड विद, और साथ में जो डेड्स थे उनको किस में कर दिया जाता था? जो डेड लोग होते थे उसको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो है उनके साथ में दफन किया जाता था। ये एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था उनका। जब दफन करे जा रहे थे लोग तो उनके साथ में ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी मिली है। उनके साथ में टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं आयरन के, समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस भी मिले हैं। मतलब कोई हॉर्स जो उनका फेवरेट रहा होगा उसको भी साथ में दफनाया गया है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं स्टोन के और गोल्ड के। सम मेगालिथिक कंटेन्स मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा जो बरियल जो साइट है उसमें एक से ज़्यादा लोग मिले। इससे ये भी पता चलता है कि पीपल जो है उसी सेम प्लेस पर बरी की गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे मरे हो, अलग अलग टाइम पे भी मरे हुए हो सकते हैं। एक बंदे को पहले दफना दिया गया, दूसरा बंदा जब भी मरा तो एक छोटा सा खड्डा खोद के यहाँ से खोल के उसको फिर उसी साइट पे दफना दिया गया। राइट। जो स्पेशल बरियल है वो हमें इनाम गांव जगह है वहाँ पे मिला है। इनाम गांव कहाँ पे है? इनाम गांव जो है रिवर गोड जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है, उसके पास में हमको मिलता है एक ये वाला स्पेशल बरियल साइट।
ये जो है 3600 से 2700 साल पहले जो है ऑक्यूपाई किया गया लगता है। हेयर अडल्ट वर जनरली बरीड इन ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट। जो एडल्ट है उसको दफनाया गया है, उनका जो हेड होगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। समटाइम्स जो बरियल्स हैं देवर विद इन हाउस। ये जो बरियल साइट्स थी कई बार हाउस के अंदर भी, जिस हाउस में हम वो लोग रहते थे उसी हाउस के अंदर ही उन्होंने बरियल साइट्स बनाए हुए थे। जो बरियल साइट्स है उसके अंदर वेसल्स मिले हैं, पॉट्स मतलब खाने के, पानी के, उस तरीके की चीज़ें भी मिली हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, तो उस टाइम के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? तो ऋग्वेदिक लोगों का ऑक्यूपेशन था, पास्चरल पीपल थे ये। तो ये हर्डिंग क्या करते थे? पास्चरल हर्डिंग, कैटल रेयरिंग जो था इनका मेजर प्रोफेशन था। तो ये अपने कैटल्स को लेके इधर से उधर घूमते रहते थे, किसकी तलाश में? उनको घास वास खिलाने के लिए, उनको पालने के लिए। सो दे बिगिन टू प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में तब शुरू की जब वो सेटल हो गए वहाँ पे। उससे पहले वो पास्चरल पीपल थे। तो ये जो आयरन एज को बोला जाता है, तो इनको जो है आयरन की इन्वेंशन उस टाइम पे हो चुकी थी। तो आयरन की मदद से इन्होंने कुल्हाड़ियाँ, वो औजार अलग अलग बना दिए थे जिससे कि ये फील्ड्स को क्लियर कर पाते थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे और लैंड एरिया जो है उसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते थे। कारपेंट्री जो थी वो उस टाइम का इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन था। तो उससे कारपेंट्री से क्या करते थे? ये अपने रथ बनाया करते थे और हल बनाया करते थे। मेटल वर्क भी इनको अच्छे से करना आता था, उस कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन के ये मेटल के चीज़ें बनाया करते थे। स्पिनिंग जो है ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, उससे ये क्लोथ बनाया करते थे। गोल्ड स्मिथ जो है ये गहने बनाया करते थे। पॉटर्स जो है पॉट्स बनाया करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ट्रेड होता था उस टाइम पे, बिल्कुल होता था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। रिवर्स जो थी वो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम थी। ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम से होता था। गोल्ड कॉइन्स जो है लेटर टाइम में निसाका जो है गोल्ड कॉइन्स भी हमको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। रिलीजन क्या था? अब रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये लोग रिलीजियस थे? ये लोग रिलीजियस थे इन द सेंस ये नेचर की पूजा किया करते थे। इनके जितने भी गॉड हैं वो सारे के सारे नेचर से आते हैं। पृथ्वी, वायु, वरुण, इंद्र, ये सारे के सारे जो है नेचर के गॉड हैं। तो पृथ्वी मतलब अर्थ, वायु मतलब हवा, वरुण मतलब रेन, इंद्र मतलब थंडर। तो ये सारे के सारे इनके अलग अलग गॉड थे। तो ये अलग से मंदिर नहीं बनाते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन ये नेचर की पूजा करते थे। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। अग्नि गॉड इंपॉर्टेंट था बड़ा। तो अग्नि वॉज रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। तो अग्नि को जो है दोनों के बीच का माध्यम माना जाता था, गॉड और लोगों के बीच का। इंद्र जो था ये वॉरियर गॉड था जो लड़ाई में हमें हेल्प करता था। सोमा जो था प्लांट जिसकी ड्रिंक प्रिपेयर करके पिया जाता है। वरुण वॉज सपोज टू बी द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। फीमेल गॉड भी थे अदिति एंड उषा। तो बेसिकली इनके जो गॉड थे वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? नेचर से आ रहे हैं। मूर्ति पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं? नहीं बना रहे, राइट। तो ये इनका रिलीजियस लाइफ था। प्रीस्ट का क्या रोल होता था? रोल ऑफ प्रीस्ट, तो रोल, देयर इज नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। प्रेयर्स वर ऑफर टू गॉड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। गॉड को प्रेयर ऑफर की जा रही है, घी, मिल्क, ग्रेन, ये सब है, इसका ऑफर किया जा रहा है। इलाबोरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस वाज फॉलोड ड्यूरिंग वर्शिप। बहुत सारे इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस, रूल्स वूल्स सब फॉलो करके करते थे अपने सेक्रीफाइस। आपने देखा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब लिखा हुआ है। मतलब अथर्ववेद के अंदर तो रूल्स ही लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। तो ये सारे रूल्स बना के रखे थे उन्होंने कि भाई, आपने भी देखा होगा, मतलब डोंट टेक ऑफेंस, कोई ऑफेंस ना ले इस चीज़ को, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि भाई आपको सत्यनारायण की कथा करनी है, वो आपको एक पंडित जो है आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देते हैं, उसके अंदर 100 चीज़ें होंगी। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, चावल लाओ, गाय का दूध लेकर आओ, गाय का घी लेकर आओ, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, सुपारी लाओ, ये लाओ, वो सारी चीज़ें मिला के फिर आपकी पूजा शुरू होगी। तो मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की पूजा होती थी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो चीफ प्रीस्ट क्या करता था, इलेबोरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब आप पूजा को उसी प्रॉपर रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के साथ करोगे तभी आपको प्रॉपर फल मिलेगा। तो जो चीफ प्रीस्ट होता था वो एंगेज इन परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइस। तो तरह तरह के प्रीस्ट होते थे। होत्री जो होता था वो क्या करता था, इन्वोकर, ही रिसाइट्स द हाइम ऑफ ऋग्वेदा। अध्वर्यु कौन होता था, अध्वर्यु एग्जीक्यूटर, ही रिसाइट्स द हाइम फ्रॉम यजुर्वेदा। उद्गात्री जो होता था सिंगर, ही रिसाइट्स द हाइम ऑफ सामवेदा। ऐसे कर करके 3-4 तरीके के लोग मिल के पूजा को परफॉर्म किया करते थे। होत्री, अध्वर्यु, उद्गात्री।
तो होत्री क्या करता था, इन्वोक, स्टार्ट करता था, ही रिसाइट्स द हाइम फ्रॉम ऋग्वेदा। अध्वर्यु क्या करता था, एग्जीक्यूटर, ही रिसाइट्स फ्रॉम द यजुर्वेदा। उद्गात्री जो होता था सिंगर, वो पीछे से पीछे गाने गाते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके साथ में काम किया जाता था। ये टाइप्स ऑफ मैरिज है, ये भी ऋग्वेद में मेंशन है, ये आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज़ द चैप्टर। इस चैप्टर में अब हमने क्या बात किया है, इस चैप्टर में हमने बात किया है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक कौन सा पीरियड है, 1500 से लेके 1000 BC तक वाला पीरियड है, जिसमें क्या किया गया, ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। हम सारी चीज़ों के बारे में जान कैसे पाए, क्योंकि हमने ये सारी बातें ऋग्वेदा में लिखी हुई हैं, उसको पढ़ के हमने ये जाना। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की, तो पॉलिटिकल लाइफ में क्या होता था, किंग होता था, उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट है, ओके, जो इम्पॉर्टेंट जो वॉरियर वगैरह लोग हैं तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। अगर सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो पैट्रियार्कल था सोसाइटी, लेकिन कोई सती प्रथा नहीं थी, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी, विमेन को इक्वल राइट अवेलेबल थे। हमें विमेन पोइट्स के भी यहाँ पर एग्जाम्पल मिले हैं। तो सब एक जो कास्ट, जो क्लास, जो डिविज़न है अभी तक सोसाइटी में शुरू नहीं हुआ था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड तक। सो दिस वाज द चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कोरिलेशन में भी आप लोग समझने के लिए आई होंगी। आपने ये भी समझा कि क्यों जो है ऋग्वेद वाले लोग जो है उनकी गाय के लिए लड़ाइयाँ क्यों होती थी। गाय के लिए उनकी लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि गाय उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गाय आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए पास्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, पास्चर्स इंपॉर्टेंट है तो आपकी ज़मीन के लिए भी लड़ाई होगी। तो लड़ाइयों का कारण वही था। ये जो लोग थे इनको बहुत सारे यज्ञ करना पसंद था, तो अगर इनको यज्ञ करना पसंद है तो पूरे रूल्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करके वो यज्ञ करना पसंद करते थे। रूल्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। इसी तरह इनके प्रीस्ट का रोल आता है। 3 तरीके के प्रीस्ट बताए गए हैं, होत्री, अध्वर्यु एंड उद्गात्री। तो इस तरीके के ये प्रीस्ट हैं। देखिए, होत्री, अध्वर्यु, उद्गात्री, बार बार मैं इसको प्रोनाउंस क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ये सुनाई देता रहे बार बार। होत्री, अध्वर्यु, उद्गात्री मतलब क्या है, ये प्रीस्ट के नाम है। ये 3 तरीके के प्रीस्ट है, नाम नहीं मतलब टाइप है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। अगर आपको कल को क्वेश्चन मिलता है किसी एग्जाम में, होत्री जो है एक वॉरियर था या क्या था, तो आपको पता चल जाएगा भाई होत्री, अध्वर्यु और उद्गात्री जो है ये टाइप ऑफ प्रीस्ट है। ये अलग अलग काम कर रहे हैं जबकि पूजा की जा रही है, सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज जब की जा रही हैं तो अलग अलग ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है उस वर्ड को बार बार बोल कर देख लें। बार बार आप बोलेंगे तो आपका ब्रेन जो है, आपके कान जो है उसको बार बार सुनेंगे। अगर आप उसको बार बार सुनेंगे, पहले आप सिर्फ देख रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर आपने बोलना भी शुरू कर दिया उसी वर्ड को। जब आपने बोलना भी शुरू कर दिया जिस वर्ड को आपने देखा है, तो आपका ब्रेन उसको परमानेंट मेमोरी में स्टिक कर लेगा, आपके ब्रेन को वो याद रहेगा। जैसे ही आपको एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिलेगा तो आपका ब्रेन कितने भी सालों के बाद, कितने भी वक्त के बाद उसको रिकवर कर लेगा कि भाई ये जो है मैंने चीज़ कहाँ पर पढ़ी थी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।